अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अली भाई, ठीक है? ठीक ठाक। 5 मिनट से शुरू करते हैं। ठीक है। अली भाई स्टार्ट कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आज ये क्वांट का लास्ट लेक्चर है ना? आज लास्ट लास्ट है। ठीक है। अच्छा। अच्छा जी। तो आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस। ये थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज मैंने एक सैंडविच बनाना। मेरे पास उसकी ये ब्रेड है और मेरे पास सैलेड है। ब्रेड मेरे पास 2 टाइप्स के हैं और सैलेड मेरे पास 3 टाइप्स के हैं। तो कितने टाइप्स के मैं सैंडविचेस बना सकता हूँ? तो सिंपल होगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। 6 तरीकों से मैं सैंडविचेस बना सकता हूँ। इसी तरह आपके पास 5 एपेटाइजर्स हैं, 6 ऑन्ट्रेज हैं
और 3 डिजर्ट्स हैं एक डिश के लिए। तो आप कितने तरीकों से, कितने कॉम्बिनेशंस के साथ डिनर बना सकते हैं? तो आप 5 × 6 × 3 90 ये कॉम्बिनेशंस के साथ स्क्रीन स्क्रीन एक जगह पे स्टक है। अच्छा अभी नज़र आ रही है, ठीक। आप 90 कॉम्बिनेशंस के साथ डिनर बना सकते हैं। 5 एप्पल्स हैं, 6 क्या चीज़ है? ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये ऑन्ट्रेस। 5 एप्पल्स हैं, क्या चीज़? ये डिनर की एपेटाइजर, जो डिनर से पहले थोड़ा बहुत खाते हैं, मंचिंग वगैरह। अच्छा ठीक। फिर ऑन जो मेन मेन कोर्स होता है। ठीक हो गया। ठीक है, फिर इसके जी। अंदर फैक्टोरियल्स भी आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, 4 अगर बंदे हैं तो उन्हें अरेंज करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। इसी तरह अगर 6 बंदे हैं, 6 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल्स आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर आपके एनाग्राम्स आते हैं। एनाग्राम्स, एनाग्राम्स क्या होते हैं? लेट सपोज मैं लिखता हूं डिडक्शन, फिर मैं लिखता हूं डिस्काउंटेड, फिर मैं लिखता हूं CDDEINOSTU। इन तीनों वर्ड्स के अंदर जो लेटर्स है ना, वो सेम है, सेम लेटर्स हैं जिनसे ये तीनों वर्ड्स बने। लेकिन जो पहले 2 वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा सेंस बनाते हैं, उन्हें हमें पता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा है। और आखिरी वर्ड कोई सेंस नहीं बना रहा, वो इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। लेकिन इन तीनों को हम एनाग्राम्स कहते हैं। ठीक है, जो आपके एक लेटर्स के कॉम्बिनेशन से जो वर्ड बने उसे एनाग्राम कहते हैं। ठीक है, अब एनाग्राम ग्रिड्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, जो हमें मदद देती हैं कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर। एनाग्राम ग्रिड्स वो क्या होती हैं? देखें, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 7 बंदे खड़े हुए हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के ऊपर 7 बंदे खड़े हुए हैं। और वो एयरपोर्ट वाली जो शटल होती है ना, जिस तरह नस्ल में भी आपने देखा होगा एक शटल है, उस शटल के अंदर 3 सीट्स हैं। अब इन 7 से 3 बंदों ने बैठना है। तो कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जिन अरेंजमेंट्स के अंदर वो 3 लोग बैठ सकते हैं उन 3 सीट्स पे? लेट सपोज एक सीट इधर है, एक सीट दरमियान में करके है, एक ये सीट है, एक ये सीट है, एक ये सीट है। तो कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जिनके अंदर वो बंदे उन सीट्स के ऊपर बैठ सकते हैं? तो अब हमें बेसिकली इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि एक सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट। लेकिन जब 3 सीट्स के ऊपर वो बैठ गए तो बाकी जो पीछे 4 बच जाएंगे, लेट सपोज उससे हम कहते हैं स्टैंडिंग, कि वो खड़े हुए हैं पीछे। तो उन चारों की कोई अरेंजमेंट की बात नहीं हुई। ठीक है, तो अगर हम 7 फैक्टोरियल ले लेते हैं, लेट सपोज हम 7 फैक्टोरियल ले लेते हैं, तो अगर ये मेरे बंदे हैं ना, ए, मैं इन बंदों का नाम नाम देता हूं A B C D
ई एफ जी, मैं इन बंदों का आपको नाम दे रहा हूं। अब ये हमारे पास बंदे हैं, 7 फैक्टोरियल वेज के साथ ये बंदे इन सीटों के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन उन 7 फैक्टोरियल के अंदर जो अगर 3 बैठ गए हैं, जो 4 पीछे रह गए हैं वो भी तो शामिल हैं, उनकी भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन वो तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो सिर्फ वो वाली अरेंजमेंट्स चाहिए जो कि जो बंदे बैठ गए हैं उनकी अरेंजमेंट्स। तो अगर आप इस चीज को देखें, गौर करें इसके ऊपर, तो ये जो एस है, इस एस से कोई फर्क पड़ता है कि ये वाला एस इधर आए या ये वाला एस इधर आए या ये वाला इधर आए? वो तो सारे के सारे खड़े नहीं है, उनकी अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हम इसको उन सातों में से निकालते हैं। वो हम किस तरह निकालते हैं? हम कहते हैं कि इसका आंसर होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। कि 4 की जो अरेंजमेंट है कि ये किस तरह अरेंज हुए हैं वो हम अंदर से निकाल लेते हैं, और 7 फैक्टोरियल जो है वो टोटल अरेंजमेंट है, उसके अंदर ये इन 3 सीट्स के ऊपर ये 7 बंदे मुख्तलिफ तरीकों से आ सकते हैं। इस पॉइंट की समझ आई? हम डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखते? 3 फैक्टोरियल इस वजह से नहीं लिखते क्योंकि वो तो सिर्फ इन 3 सीट्स का वो कॉम्बिनेशन होगा ना। हम तो इन 3 सीट्स के ऊपर ये वाले बंदे भी तो आ सकते हैं। तो हमें बेसिकली ये सारे बंदों के कॉम्बिनेशंस चाहिए, लेकिन उन वालों के नहीं चाहिए जो कि हमारे बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं इस पे। आपके पास 7 पैसेंजर्स हैं, 7 पैसेंजर्स हैं, उसमें से 3 ने सेलेक्ट होना है कि ये तीनों जहाज पे बैठेंगे। जहाज में सिर्फ सिर्फ 3 सीटें हैं, 3 ने सेलेक्ट होना। तो कितने कॉम्बिनेशन हैं जिनमें ये 3 लोग सेलेक्ट हो सकते हैं? ठीक है, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखें, इसमें मैं जहाज के ऊपर आपको नहीं कह रहा कि जहाज में ये 1 2 3 सीटें हैं, किसी भी सीट पे बैठ सकते हैं। हमने बस इस 7 में से 3 बंदे सेलेक्ट करने हैं। कितने कितने कॉम्बिनेशंस हैं उन पैसेंजर्स के जिनमें मैं ये 3 बंदे सेलेक्ट कर सकता हूँ? इसको करें, सबसे पहले इसका एनाग्राम बनाएं। क्वेश्चन लिख लिया ये वाला आपने? जी, लिख लिया। अच्छा, मेरे ख्याल से 7C3 आएगा।
एक मिनट। तो क्या मैं कैलकुलेट करता हूँ 7C3 कितना बनता 7C3 है। क्या मतलब? ये फॉर्मूला नहीं होता कॉम्बिनेशंस का। हाँ, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 होल फैक्टोरियल। तो ये मैं रुके कैलकुलेट करता हूँ, तो ये बनता है 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 35। सही कह रहे हैं। इसका अगर एनाग्राम से इसके करें ना, तो बेसिकली आपके पास ये तीन पैसेंजर्स हैं। तो लेट सपोज हम इन्हें कहते हैं कि तीन सेलेक्ट हो गए हैं। ऊपर वाला उसी तरह करते हैं, ABCDEFG। ठीक है, सात पैसेंजर्स हैं, तीन सेलेक्ट हो गए हैं और उसमें से चार जो है ना वो नॉट सिलेक्टेड है। तो अब 7 फैक्टोरियल आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन है, उसको हमने डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन क्या है हमें फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह इनके कॉम्बिनेशन क्या है इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये टोटल 35 आता है। ठीक है। सही हो गई, हाँ ये वही 7C3 बन है, ठीक। ठीक है, फिर एक और सवाल है, या आप खुद कर लें कि 8 फ्रेंड्स हैं, उसमें से हमने 5 को सिलेक्ट करना, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, ये आपने खुद कर लेंगे, कोई चीज़ है। फिर मल्टीपल अरेंजमेंट्स आती हैं। मल्टीपल अरेंजमेंट्स, इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। होता यह है कि आपको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे देते हैं कि आपके 12 सीनियर्स हैं, उसमें से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, और 11 जूनियर्स हैं, उसमें से आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, और इन लोगों का आपने एक डेलीगेशन बनाना है। ठीक है, तो आप बताएं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के डेलीगेशंस बन सकते हैं। तो अब इसमें ऊपर वाला जो है वो अलग होता है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, और नीचे वाले का अलग करेंगे और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दो इनको बेसिकली हम अलग अलग पे दो अलग अलग प्रॉब्लम्स के तौर पे लेते हैं, और फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका जवाब ट्वेल्व दोबारा थाउजेंड एक दफा रिपीट करें, क्या किस तरह किया आपने। देखें, ऊपर वाला हमने 12C3 कर दिया, और नीचे वाला 11C2 कर दिया। ठीक हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। हाँ, इसे लिख भी देते हैं। 12C3 का मतलब है n डिवाइड बाय r इंटू n - r होल फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, जो मैं आपको स्लाइड शेयर करूंगा ना, जो मैं आपको नोट शेयर करूंगा, तो पेज नंबर 6 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपने कर लेंगे। ठीक है, उसमें उसके आंसर में उनके आंसर्स भी हैं। ठीक। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, चलें आप कर लें। 7 आपके पास मैन है, उसमें से आपने 3 सेलेक्ट करने हैं, और 6 वुमेन है, उसमें से भी 3 सेलेक्ट करने हैं, और इनका एक आपने ग्रुप बनाना है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उस ग्रुप के? 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C3 इसी तरह होगा। हाँ,
ठीक है। ठीक है, अच्छा तो हम आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी आप हमें पता है क्या होती है, कि जो हमें सक्सेस हुई है डिवाइडेड बाय जो टोटल आउटकम्स हो सकते थे। लेट सपोज आप एक डाइस रोल करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 आएगा? एक दफा 5 आ सकता है उसमें, और टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी है कि 5 आएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा? टोटल इवन नंबर्स कितने हैं डाइस के ऊपर? 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर आने की 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं। एक आप कॉइन टॉस करते हैं 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स आप कॉइन टॉस करते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आएगा एग्जैक्टली ट्वाइस, कि उन 3 टाइम्स में से 2 दफा हेड्स आएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये वाला आप खुद कराएं, ये नहीं समझ आया। अच्छा, एक मिनट। कॉइन टॉस हम कर रहे हैं 3 टाइम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली ट्वाइस हेड आएगा? देखिए, हमने एक दफा कॉइन टॉस किया, हमारे पास हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है। लेट्स सपोज इसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइम। अब दूसरी दफा हमने कॉइन टॉस किया, हमारे पास हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, इसे हम कहते हैं दूसरी दफा, ट्वाइस। तीसरी दफा हमने कॉइन टॉस किया, फिर हमारे पास हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, इसे हम 3 कह देते हैं। अब नीचे वाले आउटकम में भी देख लें, तीसरी दफा यहां पर भी हेड्स और टेल्स आ सकते हैं। फिर इसी को दूसरी दफा कर लें, हेड्स, टेल्स, हेड्स, टेल्स, हेड्स, टेल्स। ठीक है, 3 दफा हमने कॉइन टॉस कर लिए। अब हमारे पास टोटल, इस केस में, इस पहले वाले केस में, हमारे पास 3 दफा कॉइन टॉस करने के बाद आया है हेड्स, हेड्स, हेड्स। फिर अगर हम
टेल ले लेते हैं, तो इस केस में आ रहा है हेड्स हेड्स टेल, फिर आ रहा है हेड्स टेल हेड्स, हेड्स टेल टेल, टेल हेड्स हेड्स, टेल हेड्स टेल, टेल टेल हेड्स, और आखिर में टेल टेल टेल। इस यहां तक समझ आइए? नहीं, ये आपने ट्री कैसे बनाया ये नहीं समझ आया। देखें, हमने जब पॉइंट टॉस किया तो यहाँ तो हेड्स आएगा, यहाँ पे टेल्स आएगा। जी। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ तो हेड्स आएगा, यहाँ पे टेल्स आएगा। अगर तो हेड्स आया है, तो दूसरी दफा हम टॉस कर रहे हैं, दोबारा यहाँ तो हेड्स आएगा, यहाँ पे टेल्स आएगा। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह हम तीसरी दफा भी टॉस कर रहे हैं, तो हर आउटकम के ऊपर हमने सारे के सारे जो थे ना, इक्वली इक्वली लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स जितने भी थे वो हमने नोट डाउन कर लिए। ठीक है। ये सारे के सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, ये तीनों, ये सारे के सारे आउटकम्स आ सकते हैं। इस पॉइंट समझ आइए। हाँ। तो अब वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली दो दफा हेड्स आएगा अगर आपने तीन दफा कॉइन टॉस की है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या नजर आती है? उसकी प्रोबेबिलिटी हमें ये नजर आती है कि यहां पर एग्जैक्टली दो दफा हेड्स आया है, यहां पर दो दफा हेड्स आया और यहां पर दो दफा हेड्स आया, और टोटल ये 8 है, तो 3/8, 3/8 प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली दो दफा हेड्स आएगा तीन दफा कॉइन टॉस करने पे। समझ आई? यस। ठीक है। तो बस ये वैसे याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला इनका इनका नहीं या है, हमें इनकी एक हर ट्रिक बार है। डिसीजन ट्री बनाना पड़ेगा? नहीं, डिसीजन डिसीजन इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं, इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं, लेकिन एक ट्रिक है जो कि मैं आगे बताऊंगा, उससे आप जीआरई की हद तक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इनका होना चाहिए कोई फॉर्मूला, डेफिनेटली होगा, मुझे नहीं पता, ओके। लेकिन जीआरई की हद तक मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप ये कर सकते हैं। अब आपके पास एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, आपको पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। इसी तरह जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 0 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 की रेंज में होती है। फिर एंड वर्सेस और, फॉर इंस्टेंस आपको कहते हैं जी दो दफा कॉइन टॉस किया, दो दफा आपने कॉइन टॉस किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो दफा हेड्स आ जाएगा? तो पहली दफा कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी हेड्स आने की, दूसरी दफा हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो ये 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्ट कि दो दफा कॉइन टॉस करने पे आपका हेड आएगा। तो पहला भी हेड आना चाहिए और दूसरा भी हेड आना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं हेड पहला भी आना चाहिए एंड दूसरा भी आना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? एंड। ये एंड की प्रोबेबिलिटी है, तो एंड के केस में आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाती है। जाहिर है एक दफा हेड्स आने के ज्यादा चांसेस हैं बनिस्बत दो दफा हेड्स आने के, तो प्रोबेबिलिटी आपकी रिड्यूस हो रही होती है एंड के केस में। और के केस में ऐसा नहीं है। और के केस में आप कहते हैं कि अच्छा जी आपने लेट्स सपोज एक दफा कॉइन टॉस किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 आएगा या फिर सॉरी 4 आएगा या फिर 5 आएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? तो एक दफा 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6।
और 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/6 यानी कि 1/3। तो 4 और 5 इन दोनों में से एक ना एक आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बनिस्बत सिर्फ एक के। तो ये इसकी लॉजिक भी इसकी बनती है। इसकी समझ आई है इस पॉइंट की? यस। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इवेंट्स हो ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब हम 2 या 3 कंसेक्टिव इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, यानी कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये ना हो कि एक इवेंट की वजह से दूसरा इवेंट भी इफेक्ट हो रहा हो, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको लेट सपोज मिसाल देता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 10 बॉल्स हैं एक डब्बे में, उसमें से आपके पास 3 रेड है और आपने आपने 2 ट्राइज करनी है। 2 ट्राइज आपने करनी है, यानी कि एक दफा आप अंदर आपने डब्बे के अंदर हाथ डाला और एक बॉल निकाल लिया, फिर दूसरी दफा दोबारा हाथ डाला और बॉल निकाल लिया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों दफा रेड आएगा? तो देखिए पहली दफा जब आपने हाथ डाला तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 3/, ऐसी थी। सर लेकिन ये तो कलर पे नहीं डिपेंड करेगा कितने कलर्स हैं टोटल अंदर। अग, अग, टोटल जितने भी कलर हो, अगर नहीं 3 रेड है ना, अगर रेड ब्लू ग्रीन है अंदर देखो तो 3 कलर्स डिफरेंट है तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अगर 2 कलर्स हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 5 है तो चेंज हो जाएगी। नहीं तो ये लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ 3 रेड है, 3 ब्लू है, ग्रीन है। ठीक है। अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड की प्रोबेबिलिटी 3/10 नहीं है कि 10 में से 3 रेड है। ठीक हो गया। ठीक है। रेड की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। तो अब आपने आपने क्या करना है, आपने ये चीज फाइंड करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों दफा आप जब डब्बे के अंदर हाथ डालेंगे तो वो रेड ही निकलेगा। तो पहली दफा हमने हाथ डाला, रेड की प्रोबेबिलिटी थी 3/10। अब जब दूसरी दफा हमने हाथ डाला, लेट सपोज पहली दफा रेड हमारा निकल आया। ठीक है, पहली दफा हमारा रेड निकल आया। अब हमने दूसरे रेड के लिए हाथ डालना है, तो अब एक रेड तो ऑलरेडी कम हो चुका है ना, और डब्बे में से बॉल भी एक कम हो चुका है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/9 होगी। तो 2 रेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो ये आपका आंसर आएगा 1/15। ठीक है। तो अब ये वो केस है कि इसमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक इवेंट के होने से दूसरे के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है। पहला इवेंट जब हो जाएगा तो दूसरे इवेंट के ऊपर उससे फर्क पड़ रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज आपने उस लिहाज से चेंज करनी है। इस पॉइंट की समझ आइए। जी आ गई। ठीक है। इसका एक और केस देखते हैं। लेट सपोज आपके पास 20 बॉल्स हैं। 20 बॉल्स हैं, उसमें से 10 वाइट है और 10 रेड है। जो व्हाइट बॉल्स हैं उसके ऊपर
हमने नंबरिंग की हुई है 1 से लेके 10 तक, और जो रेड बॉल्स हैं उनके ऊपर नंबरिंग की हुई है 11 से लेके 20 तक। अब आपने एक बॉल निकालना है अंदर से, 1 बॉल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक बॉल या तो वाइट होगा या फिर इवन होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है? इसको थोड़ी देर, इसको ले, इसको टाइम ले, इसको थोड़ी देर करें। P/4 आएगी। एक मिनट। थ्री बाय फोर कैसे निकाली आपने? मैंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकाली है जो बन रही थी, वाइट 10 है, 10/20 इक्वल्स टू 1/2। फिर इवन ठीक हो नंबर्ड गया। बॉल्स के लिए अगेन जो है हमारे पास 1 से 20 तक 10 इवन होंगे, तो इवन के लिए बनेगी 10/20, तो ये हो ठीक है। जाएगा 1/2। तो फिर हम्म। हमने क्या करना है, इन दोनों का वाइट एंड इवन निकालना है, जो एंड हाँ तो अब, वाइट एंड, हाँ तो उससे जो है हमारे पास ठीक है। 5/20 बनेगी जो 1/4 की इक्वल है। और इन दो को प्लस के 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 जो है ये बन जाएगा 3/4। हाँ ठीक है। सर एक तो दफा मुझे आपने दोबारा वाइट की पहले, समझाते हैं, मुझे समझ नहीं आई। देखिए मैं बताता हूँ, आपने ना पहले वाइट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, वो तो 10/20 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है? इवन नंबर भी 10 ही है 20 में से, तो वो भी 10/20 है। लेकिन ये जो वाइट वाले, वाइट की प्रोबेबिलिटी है 10, ये जो 10 नंबर है, ये 1 से लेकर 10 तक, इसमें इवन भी तो है। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे इवन नंबर हैं। तो बेसिकली यहां पर हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं। यहां पर हम ये जो व्हाइट वाले इवन नंबर हैं, ये इसके अंदर ऑलरेडी काउंट हो रहे हैं, तो ये डबल काउंटिंग हो रही है।
तो उसको हमने अंदर से निकाल देना है। हमने 5/20 को, जो कि ये वाले इवन नंबर है, ये अंदर से निकाल दिए ताकि डबल काउंटिंग ना हो। तो वो हमारे पास आंसर 3/4 आ गया। ठीक है, यस सर, ठीक है। ठीक है। फिर इसके अंदर एक ट्रिक आती है जिसे हम कहते हैं 1-x ट्रिक। 1-x ट्रिक, ये वैसे इन्होंने नाम रखा हुआ है, इसकी बेसिक इंट्यूशन है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है वो 1 के बराबर होती है। लेट्स सपोज हमारा एक चीज सक्सेसफुल हो गई है, एक प्रोबेबिलिटी आ गई है, तो फेलियर उसका नहीं होगा ना फिर, तो वो 1 हो जाएगा। लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर डेफिनेटली 0.4 होगी ताकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आए। ठीक है, तो ये एक बेसिक ट्रिक है, इसको हम यूज करते हैं। जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि वो जो बनाते हैं उसका ट्री बनाते हैं, उस ट्री का आसान तरीका क्या है, तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ। लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन है कि एक डाइस आपने रोल किया, उसमें से 3 दफा, ठीक है, क्या चांसेस हैं कि एटलीस्ट 1 उसमें से छक्का आएगा। 3 दफा आपने डाइस को रोल किया, क्या चांसेस हैं कि कम से कम उन 3 में से एक दफा छक्का आएगा। तो एक तो तरीका यही था कि आप उसे 3 दफा रोल करते, तो एक दफा आपने रोल किया तो उसके 6 आउटकम्स निकलने थे। फिर दूसरी दफा आप रोल करते, फिर 6 आउटकम्स निकलते, फिर तीसरी दफा रोल करते, फिर 6, और हर एक से निकालते, तो वो इतनी ज्यादा वो बन जाती, वो तो इम्पॉसिबल ही नहीं था जीआरई जैसे टेस्ट में इतना लंबा सवाल करना। तो आसान तरीका फिर उसका ये है कि आप देखें कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है कि छक्का नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैलकुलेट करना। तो छक्का ना आने की छक्का ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/6। जब एक दफा हम रोल करेंगे तो 5/6 प्रोबेबिलिटी है कि छक्का नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरी दफा रोल करेंगे, दोबारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। फिर तीसरी दफा करेंगे, दोबारा 5/6 उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी के तीनों दफा रोल करने पे छक्का नहीं आएगा, वो हमारे पास ये आएगी 125/216। इसको आप 1 में से माइनस करें तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ जाएगा। यहाँ पे पास भी 91/216। ठीक है, तो ये आसान तरीका है कि बजाय इसके कि आप उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढें, आप उसके ना होने की ढूंढ लें पहले, और फिर उसे 1 में से माइनस कर दें। इस पॉइंट से समझ आइए। जी। ठीक है, अब हम जो है ना, ट्रायंगल्स हमने कुछ कल भी पढ़े थे, लेकिन आज भी हम पढ़ लेते हैं, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। ये क्या हो गया यार? हाँ, अच्छा, हमारा ये आखिरी टॉपिक है आज का, ट्रायंगल्स। इसके बाद हमारी तकरीबन जीआरई की तैयारी हो जाएगी। अच्छा, ट्रायंगल्स में हमारे पास सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 5 है और ये 3 है, तो ये वाली साइड कितनी हो सकती है? क्या ये 22 हो सकती है? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। क्या ये 1.5 हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो ये साइड हो सकती है ना, वो 5+3 = 8, या फिर 5-3 = 2। तो इसकी इसकी जो मैक्सिमम होती है वो 2 से लेके 8 के दरमियान में आ सकती है, इससे ज्यादा इसकी लेंथ नहीं जा सकती। अगर ये 5 है और ये 3 है, तो ये सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कि जो दो साइड्स हैं उनको सम कर दें और उनको माइनस कर दें, तो वो रेंज आ जाती है तीसरी साइड की। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर
कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कल, जिस तरह के अगर ये 30 है, ये 85 है, तो ये क्या होगा? हमें पता है जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो तीनों मिला के 180 बनते हैं। तो यहाँ से हम आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह एक ट्रायंगल आ जाता है कि ये एक्स है, ये 2x है, ये 60 है, तो x क्या होगा? वही आप तीनों को जमा करके 180 के बराबर करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये आ सकता है कि ये आपके पास 110 है, ये x है, ये y है, ये 30 है। बताएं x और y क्या होगा? तो एक तो हमें हमें बहुत सी चीज़ें पता हैं जिनसे हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमें इसका पता है कि ये 180 बनाता है, यानी कि x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। फिर हमें पता है कि जो इंटरनल दो एंगल्स होते हैं वो ऑपोजिट वाले के बराबर होते हैं, जिस तरह 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 110, ये भी हमने पढ़ा था कल। ये बाहर वाला जो एंगल होता है वो इंटरनल दो उसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनके बराबर होता है। फिर इन तीनों इंटरनल एंगल्स को हम देखें अगर, तो ये 30 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये ट्राइंगल का ये भी बनाते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं जिनसे हम एक्स और वाई को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक ट्राइंगल है, तो ये इसका बिगेस्ट एंगल है, बिगेस्ट एंगल। इसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो बिगेस्ट साइड होगी। ये लाजमी आपको पता होना चाहिए कि जो बिगेस्ट एंगल होता है उसके ऑपोजिट बिगेस्ट साइड होती है। इसी तरह अगर इसे मैं स्मॉलेस्ट एंगल कह देता हूँ, इसे मैं स्मॉलेस्ट एंगल कहता हूँ, स्मॉलेस्ट एंगल, तो इसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉलेस्ट साइड होगी ट्रायंगल की। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ये 40 है, ये 40 है, और ये 7 है। इसे मैं नंबर देता हूँ A B C। तो आप बताएं कि BC क्या होगा? चलिए मैं आपको कुछ सवाल लिख के देता हूँ, आप ऐसा करें, ये तीनों सवाल करें। एक ये करें, एक आप करें A B 20 8 और 8। इसमें आप AB को फाइंड करें, AB क्या होंगे, AB क्या होंगे। इसमें आपने BC को फाइंड करना है। तीसरा एक सवाल मैं आपको देता हूँ 12 X 55। इसमें आप X को फाइंड करें, X क्या होगा। ये तीनों सवाल करें। नजर आ रही है आपको स्क्रीन पेंट वाली? यस सिद्धार्थ। जी नज़र आ रही। 820 A B 8 B 12 X 55
हम्म, हो गया? ये वाला एक दफा करा दें, थोड़ा भूल गया मुझे ये। देखें, ये देखें, ये देखें, आपको मैंने बताया था कि बीसी, मैंने पूछा कि बीसी की लेंथ क्या है। तो अगर 40 के अगेंस्ट लेंथ 7 है, तो ये भी 40 है, तो इसके अगेंस्ट भी डेफिनेटली 7 ही होगी, क्योंकि दोनों सेम एंगल्स यस, हैं। ठीक। ठीक है। इसी तरह ये वाला देखें कि यहां से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों लेंथ 8 है। इसका मतलब है ये दोनों, इनके अगेंस्ट जो एंगल्स हैं वो भी सेम ही होंगे। तो अब जब हमें पता चल गया कि ये दोनों ए और बी सेम है, तो अब हमने सिर्फ ये करना है कि इंटरनल एंगल्स, लेट्स सपोज मैं एक्स कह देता हूँ, एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 180। तो ये 2x इज इक्वल टू 160, एक्स इज इक्वल टू 80। तो 80 का एक एंगल होगा, तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा, तभी तो ये 180 बनेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला देख लें, इनकी दोनों लेंथ 12 और 12 है, और अगर ये 55 के अगेंस्ट 12 आ रही है, तो ये भी 55 के अगेंस्ट ही 12 आएगी, तो एक्स 55 होगा। ठीक हो गया। ठीक है। तो ये इस तरह की बेसिक चीजें आ सकती हैं। फिर आपके पास पेरीमीटर एंड एरिया, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको उसी तरह का मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये आपके पास 50 है, ये भी एंगल आपके पास 50 है, ये आपके पास 9 है, ये 12 है, और ये एक्स है। कह सकते हैं इसका पेरीमीटर फाइंड करें। तो आपको पता है कि अगर इस 50 के अगेंस्ट 9 है, तो ये भी 9 ही होगा। तो अब आप पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि ये एक्स है, ये एक्स है, ये 6 है, ये 4 है, पेरीमीटर फाइंड करें। अब इस एक्स के अगेंस्ट ये 6 है, तो ये भी 6 होगा। यहां से आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। फिर एरिया, एरिया आपको पता है 1/2 इंटू बेस हाइट। लेकिन हाइट के अंदर कुछ लोगों का वो होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको हाइट किसी भी तरह की आ सकती है। ये भी हाइट है, ठीक है, 90 का एंगल बना रही है। फिर आपके पास ये भी हाइट है, ये 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। बेसिकली 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए। हाइट आपकी बाहर भी आ सकती है, अंदर भी आ सकती है, ये भी हाइट है। ठीक है। तो किसी भी तरह की शेप आ सकती है। और बेस भी आप किसी को भी ले सकते हैं, इसे भी बेस ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, किसी को भी आप बेस ले सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट एंगल वाले जो होते हैं, इस तरह करके उनका 90 डिग्री होता है, ये 90 का डिग्री का होता है। इनके ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम लगता है। ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि ये 5 है, ये 13 है, बताएं ये क्या। तो ये आप फाइंड करेंगे 12 है। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा।
तो आपको पता है कि ये 5 होता है। अब इसमें 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 थोड़ा सा कभी कभार वो गलती कर देते हैं, मतलब वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल आपको ये दे देते हैं, ये 3 है, ये 5 है, अब बताएं ये क्या होगा। तो बच्चे फटाफट समझते हैं कि ये तो यार 3 4 5 वाला राइट एंगल है, तो वो फटाफट 4 क्या देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 4 हमेशा 3 और 4 ये वाले होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये आपका 4 हो जाए जबकि ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने हमेशा ये देखना है कि छोटा, बड़ा और सबसे बड़ा, यही सीक्वेंस होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। और जो छोटा और मिडल वाला होता है वो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। हमेशा ये सीक्वेंस होती है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस आपको पता है और आप कंफ्यूज नहीं होते तो फिर इसका फायदा होता है अगर आप याद कर लें। कुछ कुछ राइट एंगल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। 3 4 5 का राइट एंगल होता है, इसी तरह 5 12 13 का होता है, इसी तरह 8 15 और 17 का होता है। ये 3 आपको याद होने चाहिए। फिर इनके मल्टीपल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 का 6 8 10, ये भी 3 4 5 से ही निकलता है, मल्टीपल है उसका। फिर इसी तरह 9 12 15, ये भी मल्टीपल है। 12 16 20, ये भी इसी का मल्टीपल है। फिर इसी तरह 5 12 13 का 10 24 और 26, ये मल्टीपल है। इसका कोई मल्टीपल, इंपॉर्टेंट मल्टीपल्स तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है जीआरई के अंदर। तो ये वाले मल्टीपल्स और ये राइट एंगल ट्राइंगल्स अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, आपका टाइम बच सकता है। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। जी। फिर आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का हमें पता है कि उसमें आपके पास ये 90 होता है और बाकी दो 45 डिग्रीज पे होते हैं। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनकी ये वाली दो साइड्स बराबर होती हैं, जाहिर है क्योंकि एंगल्स बराबर हैं। और ये वाली जो बड़ी साइड होती है ये स्क्वायर रूट 2 होती है। तो ये दोनों अगर 1 1 है तो ये स्क्वायर रूट 2 है, ये दोनों अगर x x हैं तो ये x स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ। आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये है a, ये है b, ये है c। ये मैं आपको देता हूँ ये 5 है, ये अंदर 45 45 90। तो आप मुझे बताएं कि बी सी और ए सी ये क्या है। So the 5 और 5 under root 2. हाँ, ये 5 होगा और ये 5 स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, तो हमेशा आपने देखना है कि अच्छा ये वाली साइड है, ये दोनों साइड बराबर होंगी आइसोसेलेस में, और ये वाली x स्क्वायर रूट 2 होगी। ठीक है, इस अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल बेसिकली स्क्वायर का हाफ होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत जीआरई में टेस्ट होती है कि ये अगर स्क्वायर को हम कट करें ना तो ये हमारे पास 45 और 45 बनता है और ये हमारे पास 90 बनता है। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो आपको फॉर इंस्टेंस वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपके पास एक स्क्वायर है और उसका डायगोनल जो है ना, डायगोनल वो है 6। तो आप बताएं उसका एरिया क्या होगा। अब आपको पता है अगर डायगोनल 6 है तो सबसे पहले आपने साइड फाइंड करनी है। 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 2 करेंगे और ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उससे आपके पास साइड्स आ जाएंगी, उससे आपके पास एरिया आ जाएगा। इस पॉइंट की समझ आइए। तो यस।
6 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो 6 इंटू 6 एक साइड हो जाएगी मतलब, और फिर 6 इंटू 6 एरिया ऑफ नहीं एरिया नहीं, ऑफ स्क्वायर क्या डायगोनल होता है? डायगोनल डायगोनल जो है ना उसकी वैल्यू 6 है। डायगोनल में एक्स की वैल्यू 6 नहीं है, पूरे डायगोनल की वैल्यू 6 है। तो अच्छा अब आपने ये काम करना है, आपने 6 को एक्स स्क्वायर रूट 2 के बराबर रखना है अगर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ठीक ना? हो गया। आप करेंगे कि यार डायगोनल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 2 है ना, डायगोनल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 2 है, तो 6 डायगोनल है, एक्स स्क्वायर रूट 2 आपने यहाँ पर रख लिया, तो एक्स की आपके पास वैल्यू आ गई, मेरे ख्याल में ये आएगी स्क्वायर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 इंटू ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स को मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 करें, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, तो एरिया इसका 3 बन जाएगा इस स्क्वायर का। ठीक है। ठीक है, फिर आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कि आपके पास एरिया एरिया आपको दे दें कि 25 है, बताएं उसका डायगोनल क्या होगा। तो आपको पता है कि एरिया 25 किस तरह आया है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो डायगोनल क्या होगा, 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आइए। यस सर। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आखिर में हमारा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ये भी आपके पास 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, लेकिन इसके अंदर एक एक इसकी चीज होती है कि खैर ये तीनों साइड्स बराबर है तो आपको पता है कि ये तीनों भी बराबर हैं, ये अगर एक्स है ये एक्स है ये भी एक्स है, लेकिन अगर इसे हम अंदर से काट दें तो ये हमारा 30 बन जाता है, ये हमारा 30 बन जाता है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल 30 60 90 वाला बन जाता है, 30 60 90। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो छोटी लेग होती है ना 30 के अगेंस्ट, ये वाली जो होती है वो 1 होती है, 60 वाली जो मिडल लेग होती है वो स्क्वायर रूट 3 होती है, और ये वाली 2 होती है जो बड़ी वाली होती है। तो अगर आपने एक्स की टर्म्स में देखें तो ये एक्स होती है, ये एक्स स्क्वायर रूट 3 और ये 2x, तो ये इसका डायगोनल होता है अपना इसका। तो आप वो कह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड है 10, बताएं उसकी हाइट कितनी होगी, हाइट उसकी कितनी होगी। तो अब आपको पता है कि साइड 10 का क्या मतलब है, साइड 10 का मतलब है कि ये 10 है, ठीक है, और हाइट ये है, ये अंदर वाली चीज है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं इस 10 को अगर मैं हाफ करूं तो ये 5 हो जाएगी, और ये वाली जो मेरी 2x है ये तो मेरी 10 ही रहेगी, तो ये मेरी क्या है, एक्स स्क्वायर रूट 3 है, ये मेरी एक्स स्क्वायर रूट 3 है, तो ये 5 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगी, तो ये 5 स्क्वायर रूट 3 क्या है, ये इसकी हाइट है, तो आप कह देंगे 5 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, फिर आपको स्क्वायर वाला तो मैंने बता दिया है, क्यूब वाला एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको स्क्वायर में बताना भूल गया, ये जो स्क्वायर है ना इसका जो डायगोनल है,
ये आपको पता है कि ये x है, तो ये x स्क्वायर रूट 2 है, क्योंकि ये आ, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो ये अगर यही चीज अगर क्यूब हो ना, लेट्स सपोज मैं क्यूब यहां पर बनाता हूं, और इस क्यूब के अंदर ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल जा रहा है, एक प्लेन इससे डायगोनल डायगोनल प्लेन इसे कट कर रहा है इस क्यूब को, ठीक है। तो ये जो डायगोनल प्लेन है ना क्यूब के अंदर, वो होता है एक्स स्क्वायर रूट 3। मतलब अगर ये साइड एक्स है ना, तो ये एक्स स्क्वायर रूट 3 होती है क्यूब के अंदर। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दें कि जी एक क्यूब है, उसका जो मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल वो है स्क्वायर रूट 60। तो आप बताएं कि उसका एज क्या होगा। एज का मतलब साइड। साइड, ठीक है। ठीक इसे है। कर लें, इसके बाद फिर खत्म करते हैं। अंडर रूट 20। हाँ, अंडर रूट 20 होगा। उसे 2 स्क्वायर रूट 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार वो ऑप्शन में नहीं देते, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। बस इसको जो है ना, मैं आपको जाने से पहले मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, वो आप खुद कर लें। लेकिन क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल आ सकता है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो विड्थ है ना वो है 6, और विड्थ रेशो हाइट, जो इन दोनों की रेशो है विड्थ और हाइट की, वो है 3:4। तो इसका डायगोनल क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका डायगोनल लेना है, तो ये मेरे पास ये वाली विड्थ है, तो ये हाइट होगी। तो अगर ये विड्थ और हाइट 3:4 है, तो ये अगर 3 है और ये 4 है, और ये अगर 6 है, तो ये 8 होगी। तो 6 8, इसको आप करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। ये 6 8 10 वाला ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, तो इस क्या तरह के कुछ ये कैसे आपने रेशियो से वो कैसे निकाल लिया साइड। रेशियो, रेशियो अगर अगर 6 है ना, इसे इसे W/H 3/4 है। अगर W को मैंने 6 बनाना है, तो मैं क्या करूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो वो 6/8 आ जाएगी, तो ये मेरे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास एक सवाल आ सकता है कि ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास साइड है x, और ये है 2x, और इसका पेरीमीटर है 6। पेरीमीटर उन्होंने दे दिया 6। तो आप बताएं डायगोनल क्या होगा। अब पेरीमीटर अगर 6 है, तो सबको सम करके आप 6 निकाल के x निकाल लेंगे, और x एक दफा आ गया तो आप डायगोनल निकाल लेंगे। फिर इसमें डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है। डायगोनल x के ऊपर डिपेंड करेगा, x जो भी आपके पास निकले ये बनेगा। तो आपके पास राइट एंगल पाइथागोरस, ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम हाँ लगाएंगे ना। पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में वही वाले जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताए थे ना, बेसिक उसके पाइथागोरस के जो वो हैं, उन्हीं में से एक आ रहा होता है। अगर अगर ये 5 बनेगा या ये कुछ और बनेगा, तो उन्हीं में से कुछ आ रहा होता है, मतलब आप उसे फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। तो आपने अब क्या करना है कि आपको मैंने इसके पेज नंबर 2 है,
जो पहली आपकी वो है ना कॉम्बिनेशंस की, जो कॉम्बिनेशंस की आपकी फाइल है, उसका आपने पेज देखना है। हाँ, उसका आपने पेज नंबर 6 और पेज नंबर 19, इन दोनों को कर लेना, पेज नंबर 6 और 19। और जो दूसरी फाइल है ट्रायंगल्स की, उसका आपने पेज नंबर 17 पे जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ये आपका कर लें। यहाँ से अब हमारी मैथमेटिक्स जो उसकी क्वांट का सेक्शन है वो सारा कंप्लीट हो गया। उसमें सिर्फ हमारा थोड़ा सा रह गया है, जो कि है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन कोई कोई वो नहीं है, कोई उसकी ट्रिक नहीं है, कोई वो नहीं है, वो सिर्फ डाटा को इंटरप्रेट करना है। तो उसके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। और उसके बाद अब हम जितना भी करेंगे हम अपना वर्बल का शुरू करेंगे ऑफिशियली, और साथ हम हर रोज क्वांट की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर भी हम बैठ के कर सकते हैं। जो मैं करूंगा वो मैं शेयर भी कर दूंगा, और हम क्वांट की साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, और वर्बल को अब हम हमारा ज्यादा फोकस अब वर्बल की तरफ होगा। ठीक है। ठीक हो गया। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।